Hello everyone. So let us continue with civics part 3. So till now we have seen how World War One, World War Two happened and what was the effect on the world. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोल्ड वॉर जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफी टाइम तक चला और उसी के हम इफेक्ट्स देख रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो है क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। Developing nations created regional organizations at the regional level in order to ensure mutual cooperation. In the context of the superpower rivalry, they felt that the economic development was more important. European countries came together and formed the European Economic Community, while the Southeast Asian countries established the Association of Southeast Asian Nations. तो जब ये दोनों सुपर वॉर कर रहे थे या कोल्ड वॉर चालू था सुपर पावर्स के बीच में, तब बाकी सब कंट्रीज को जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्हें लगा कि ये वॉर से कुछ फायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करते थे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था। तो उन्होंने अपने कम्युनिटीज बनाना चालू किया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चालू किया, ताकि एक दूसरे कंट्रीज के बीच में पीस रह सके और वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प कर सके। अभी हम लेटेस्ट देखा जाए तो सार्क है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अभी लास्ट ईयर ही इनका मीटिंग हुआ था, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजंस लिए थे काफी लास्ट मीटिंग में। सो सार्क करके है जहाँ पे 7 कंट्रीज है एशिया के। सो ऐसे कम्युनिटीज या ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट। In the period of Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decided to stay out of the Cold War rivalry. Their policy is known as non alignment. Non alignment was an important movement during the Cold War. जैसे कि मैंने बताया कि नॉन अलाइनमेंट जो था, मतलब अभी अभी हमने देखा कि काफी सारे कंट्रीज को ऐसा लगा कि इकोनॉमिकली डेवलप करना ज़्यादा बेटर है, ये वॉर करके या कोल्ड वॉर करके कुछ मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली अपना पोजीशन स्टेट कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो बाइपोलर बन रहे थे, ग्रुप्स चूज कर रहे थे। ये यूएसए के साथ जाएगा, वो रशिया के साथ जाएगा, तीसरा वापस रशिया के साथ जाएगा, चौथा वापस यूएसए के साथ आएगा। इसमें कुछ कंट्रीज ने बोला कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने में ही रहेंगे। सो ये काफी एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट। The Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno, and Prime Minister of Ghana Dr. Kwame Nkrumah. सो ये सब जो कंट्रीज थे जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट चालू किया। Evaluation of the non-aligned movement. So let us understand what was this. So non-aligned movement has opposed colonialism, imperialism and racism. कोलोनियलिज्म मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्वायर किया और उसके ऊपर रूल करे, उसको कोलोनियलिज्म बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड ने हमारे ऊपर रूल किया था। इंपीरियलिज्म और रेसिज्म, रेसिज्म मतलब बेसिकली रेसिज्म मतलब पार्शलिटी करना ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, जैसे आजकल ये काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा है यूएसए में, बिकॉज एक पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक सिटीजन को मार दिया। तो वहां से ये मूवमेंट चालू हुआ है, ये इमीडिएट कॉज है। और ये काफी सारे कंट्रीज में अभी बहुत ही पीक पे है, जहाँ पे जो लोग पार्शियलिटी करते हैं बेस ऑन बेसिस ऑफ कलर, कलर ऑफ द स्किन, उसे हम रेसिज्म कहते हैं। सो ये सब अपोज कर रहे थे इंडिया और बाकी कंट्रीज।
It has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means. India led this movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. India continued to actively support the movement afterwards as well. Even after the end of the Cold War, the importance of the movement has not reduced. The non-aligned movement is based on eternal principles of humanism, global peace, and equality. It has inspired the less developed countries to come together. It has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means, while taking a firm stand on disarmament, fostering human rights. The non-aligned movement put forth the problems of poor, undeveloped countries firmly. This movement made a demand of a new international economic order. Summarizing briefly, the significance of the non-aligned movement has not reduced even if the Cold War is over. It inspired the less developed countries to come together. It brought several new streams of economic and social changes into international politics. It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए हो गया क्योंकि ये जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज थे, इंडिया भी इंक्लूडेड है इसमें। स्पेशली ये सब कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में थे, तो इन्हें अभी अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ऑब्वियसली इनको खुद का डेवलपमेंट करना था। जो प्रॉब्लम्स थे, ये कंट्रीज काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स में। तो ये मूवमेंट ने ये सब प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखे। काफी सारे रिफॉर्म्स मिले ये कंट्रीज को, काफी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, और इवन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये मूवमेंट स्ट्रांगली आगे चलता रहा। आज भी ये मूवमेंट काफी स्ट्रांग है। End of the Cold War. So, the Cold War that had dominated international politics since 1945 came to an end. It was an important event that happened towards the end of the last century, which is the 20th century. There were many reasons for the end of the Cold War as given below. सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है रशिया। तो जो सोवियत यूनियन था, उन्होंने अपना जो नजरिया था वो थोड़ा सा चेंज कर लिया और इकोनॉमी की तरफ बढ़ चले। So the first point, the Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of the economy. The then president of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, implemented the policies of perestroika, restructuring, and glasnost. Due to these policies, the control over the media reduced. Important changes took place in political and economic spheres. The spheres were restructured. This gave impetus to democracy. As the East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and democratic paths, the regimes there changed. Regimes matlab rule basically ये context में. The Soviet Union disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in the Soviet Union. So सोवियत यूनियन का जो ब्रेकिंग हुआ यूएसएसआर का, उसमें काफी सारे नए कंट्रीज बने। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कोल्ड वॉर को एंड करने में। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, which till then had been a superpower. As a result, major changes took place in world politics. For example, America remained the only superpower in world politics. A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economic relation between and among nations. Capital, labor, market, and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well. As all the nations of the world decided to give priority to trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to be made to establish economic relations. The description of the country which was opposed to another has now changed from enemy nation to rival nation. The responsibility of the United Nations has increased. The United Nations now had to take more concrete steps to maintain global peace and security.
environmental protection, fostering of human rights, gender equality.